खड़ी बोली का 20वीं शताब्दी में पद्य भाषा के रूप में किस तरह से विकास होता है। 19वीं शताब्दी तक हम जानते हैं कि ब्रज भाषा और अवधी, विशेषकर ब्रज भाषा पूरे भारत की एक तरह से ब्रज भाषा बनी हुई थी। संपूर्ण उत्तर भारत, यहाँ तक कि महाराष्ट्र और गुजरात में भी ये भाषाएं बोली जाती थी। राजस्थान तो था ही, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश या बिहार के कुछ क्षेत्रों में ब्रज भाषा का आधिपत्य बना हुआ था। लेकिन 19वीं शताब्दी के समाप्त होते ही ब्रज भाषा अपने आसन को छोड़ती है और उसका स्थान ग्रहण करती है खड़ी बोली हिंदी। और ये गद्य की भाषा पहले ग्रहण करती है, और गद्य ही नहीं, धीरे धीरे ये पद्य की भाषा के रूप में स्थापित होती है। और आज भी खड़ी बोली गद्य और पद्य की एकमात्र और उज्ज्वल भाषा के रूप में, एक शीर्ष भाषा के रूप में हमारे सामने है। और इसमें लगातार साहित्य रचा जा रहा है, वैश्विक स्तर का साहित्य रचा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर का साहित्य रचा जा रहा है। तो इसका हम अध्ययन करेंगे। 20वीं शताब्दी में अपने पद्य भाषा के रूप में, पहले तो गद्य भाषा के रूप में स्थापित थी, लेकिन लालित्य आदि के ना होने के कारण या कवियों का ब्रज भाषा के प्रति मोह ना छोड़ पाने के कारण ये अपनी वास्तविक स्थान नहीं प्राप्त कर पा रही थी। और इस क्लास में हम यही देखेंगे कि 20वीं शताब्दी में किस तरह से खड़ी बोली ने पद्य भाषा के रूप में अपने आप को स्थापित किया। इसको हम कई कालों में बांट कर देखेंगे। जैसे पहले हम देखेंगे कि 20वीं शताब्दी का 19वीं शताब्दी का लास्ट फेज, जब खड़ी बोली और ब्रज भाषा एक संक्रमण फेज में थी, यानी ब्रज भाषा का समय जा रहा था, खड़ी बोली गद्य भाषा के रूप में निर्विवाद रूप से बन गई थी, लेकिन पद्य भाषा नहीं बनी हुई थी। वो युग था 19वीं शताब्दी का अंतिम दशक। जैसे इसको कह सकते हैं भारतेंदु युग। फिर दूसरी स्टेज में हम देखेंगे कि भारतेंदु के बाद महावीर प्रसाद द्विवेदी के प्रयासों से खड़ी बोली हिंदी एक स्थापित या द्वैध उसका समाप्त होता है और एक स्थापित भाषा के रूप में, पद्य की स्थापित भाषा के रूप में स्थापित होती है। वो है महावीर द्विवेदी युग, या इसको द्विवेदी युग कहते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इसको हम यूँ लिख देते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी युग। और तीसरा आता है इसमें छायावाद, जब पद्य की भाषा के रूप में इसमें लालित्य का भरमार हो जाती है ब्रज भाषा की तरह, यह है छायावाद युग। तीसरा है छायावाद के बाद आता है प्रगतिवाद। इस युग में क्या स्थिति होती है? इसके बाद आता है प्रयोगवाद और पांचवा आता है नई कविता। और फिर छठवां है समकालीन काव्य। यानी आज तक का जो समय है इसको हम समेटते हैं इसमें। सबसे पहले हम देखते हैं इन छह शीर्षक के अंतर्गत हम खड़ी बोली का पद्य भाषा के रूप में किस तरह से विकास होता है, इसको देखेंगे, उदाहरण के साथ देखेंगे इसको। पहले देखते हैं भारतेंदु युग। भारतेंदु युग में हम देखते हैं कि सबसे बड़ी विडंबना ये रहती है कि भारतेंदु खुद अपना गद्य तो इसमें लिखते हैं खड़ी बोली हिंदी में, लेकिन पद्य के लिए उनकी जो एक स्टेटमेंट था वो बोले थे कि ये हमने बहुत बार प्रयास किया खड़ी बोली में काव्य लिखने का, लेकिन वो हमारे चित्तानुसार नहीं बनी, इसलिए पद्य के लिए ब्रजभाषा ही सर्वथा उपयुक्त है। ये उनका स्टेटमेंट था। लेकिन कहीं कहीं उन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है। जैसे दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा। क्या है? दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पैर उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा। नहीं, इस तरह हम देखते हैं कि ये खड़ी बोली में लिखना शुरू हो गया था, खुद ये ही लिख रहे थे, लेकिन चूंकि इनकी जो धारणा थी ब्रज भाषा के प्रति, काव्य में ब्रज भाषा की थी, इन्होंने अपने नाटकों में, जैसे
दुर्दशा हुई, अंधेरी नगरी हुई, इसमें जो इन्होंने काव्य का यूज किया उसमें लगभग ब्रजभाषा का यूज किया है। तो लेकिन इस तरह के उदाहरण मिलते हैं दुनिया में, हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, इस तरह से उदाहरण मिलते हैं। इन्होंने खड़ी बोली की शुरुआत पद्य भाषा के रूप में यहाँ पर हो चुकी थी। भले ही ये उपदेशात्मक हो, प्रतीकात्मक हो, उपदेशात्मक हो या इतिवृत्तात्मक हो, ये स्थितियाँ बन रही थीं। इसके अलावा प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन सबकी भी धारणा यही थी कि काव्य की भाषा के रूप में जो हिंदी है वो उपयुक्त, खड़ी बोली हिंदी है वो उपयुक्त नहीं है। लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी आते हैं, द्विवेदी युग 1900 शुरू होता है और ये 1903 में सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू करते हैं। क्या करते हैं? सरस्वती पत्रिका का संपादन शुरू करते हैं। और इनके समय में जो भाषा का द्वैध था, भाषा का द्वैध मतलब है कि जो ब्रज भाषा और खड़ी बोली का द्वैध था कि किस में लिखी जाए किस में ना लिखी जाए, वो ख़त्म होता है और निर्विवाद रूप से काव्य की भाषा के रूप में, काव्य की भाषा क्या होती है? काव्य की भाषा के रूप में फिर खड़ी बोली आ जाती है। और इसी समय कई लेखक, कई राइटर होते हैं, कई रचनाकार होते हैं, जैसे उसमें हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध, अयोध्या प्रसाद खत्री, अयोध्या प्रसाद खत्री। इसके अलावा हैं मैथिली शरण गुप्त, श्रीधर पाठक, श्याम सुंदर दास। कौन है? श्रीधर पाठक, श्रीधर पाठक। और इसके अलावा हैं बाबू श्याम सुंदर दास, बाबू श्याम सुंदर दास। लेकिन इस समय जो काव्य लिखा जा रहा था इनके समय में, द्विवेदी युग में, ये द्विवेदी युग का काव्य था, इस समय जो काव्य लिखा जा रहा था वो इतिवृत्तात्मक था। कैसे था? जैसे इनका हम मैथिली शरण गुप्त का देखें, ये मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त, जैसे हम इनका एक काव्य देखें, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। इनकी एक कविता है, केवल मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। ये सीधी सपाट बयानी है एक तरह से। इसी तरह से ये इन्होंने लिखा है, ये इनकी है श्रीधर पाठक ने, बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, बीता कार्तिक मास शरद का अंत है, लोग सकल खुद सुखदायक ऋतु बसंत है। इस तरह से इनका जो श्रीधर पाठक का है, इस तरह से सीधी सपाट बयानी वाली काव्य था। इसी तरह से अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को ने लिखा था, इन्होंने पहला खड़ी बोली का महाकाव्य लिखा, प्रिय प्रवास। क्या लिखा? प्रिय प्रवास। इनका खड़ी बोली का पहला महाकाव्य जो है प्रिय प्रवास है। इसमें इन्होंने सीधा सीधा कहा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी ने कहा है कि अगर इस काव्य में सरसता, लालित्य, भावनात्मकता, इस तरह से जो खड़ी बोली हिंदी के जो या काव्य के जो गुण होते हैं वो आने चाहिए, वो नहीं आए हैं अगर, तो उसमें खड़ी बोली का दोष नहीं है, उसमें हमारी प्रतिभा का, हमारे भावनात्मक उद्वेग का या हमारे जो है हमारी अपनी कमी है, खड़ी बोली का दोष नहीं है इसमें। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा। अब ये स्पष्ट हो गया कि खड़ी बोली हिंदी ही आगे गद्य और पद्य की भाषा होने वाली थी इस समय की स्थिति के अनुसार। महावीर प्रसाद द्विवेदी या द्विवेदी युग की स्थिति के अनुसार खड़ी बोली ने पूरी तरह से ब्रज भाषा या अन्य भाषाओं को रिप्लेस किया और पद्य की भाषा के रूप में अपने आप को स्थापित कर लिया। अब आते हैं छायावाद युग। छायावाद युग भावनात्मकता का, कल्पना का, प्रतीकात्मकता का, लाक्षणिकता का, मतलब जितने भी लावण्य आप ब्रज भाषा में पाते हैं, जितना श्रृंगारिकता आपको ब्रज भाषा में मिलती है, उससे कहीं श्रृंगारिकता हमें छायावादी युग के कवियों ने खड़ी बोली में ला करके दिखाया। उन्होंने नए नए शब्दों का गठन गढ़ा भी उसके लिए।
स्वप्निल, स्वर्णिम, इस तरह से नए नए शब्द जोड़े उसमें ताकि उसका लालित्य बढ़ जाए, लालित्य में वृद्धि हो, खड़ी बोली के लालित्य में। तो इस तरह से तमाम सारे शब्दों के चयन के बाद इसके जो प्रमुख कवि अगर हम देखते हैं तो इसमें कौन कौन हो सकते हैं? महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा, दूसरे जयशंकर प्रसाद, तीसरा सुमित्रा नंदन पंत, और चौथे मान लें, चौथे जो इसके स्तंभ थे वो थे सूर्यकांत त्रिपाठी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि यहाँ द्वैत सब खत्म हुआ। यहाँ पर द्वैत था, किसका द्वैत था? ब्रजभाषा और खड़ी बोली का। यहाँ द्वैत खत्म हो गया, ब्रज खड़ी बोली आ गई, लेकिन लालित्य उसमें नहीं आया। यहाँ हम देखते हैं क्या होता है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनकी कविताओं ने, इसमें छायावादी कवियों ने ब्रजभाषा में सभी गुणों से, ओज से इसे भर दिया। और उस ओज की अगर हम कुछ वानगी देखना चाहें तो कविताओं में देखते हैं। जैसे इनकी एक कविता है, बहुत फेमस कविता है, मैं नीर भरी, महादेवी वर्मा की कविता है, मैं नीर भरी दुख की बदली। परिचय इतना, इसको पूरी लंबी कविता है, लास्ट की लाइन है, परिचय परिचय इतना पहचान यही, परिचय इतना पहचान यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। परिचय इतना इतिहास नहीं, परिचय इतना इतिहास नहीं, सॉरी इतिहास नहीं, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मिट आज चली। अब इसमें, इस कविता में और इस समय की कविताओं में कितना अंतर। आप दुनिया में हाथ पैर हिलाना नहीं अच्छा, मर जाना पे उठ के कहीं जाना नहीं अच्छा, या इनकी यहाँ की कविताएं देखिए, इस समय की, जो मनोरंजन कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। और यहाँ देखिए, मैं नीर भरी दुख की बदली, परिचय इतना इतिहास ही, परिचय इतना इतिहास ही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। महादेवी वर्मा की कविता है। इसके बाद अगर हम देखें जयशंकर प्रसाद को, तो यहाँ पर अगर हम सौंदर्य को देखें तो श्रद्धा के सौंदर्य का वर्णन करते हुए जयशंकर प्रसाद स्पष्ट रूप से इतना भाव विह्वल होते हैं कि उसमें मांसलता का बताया, इतना सारगर्भित सौंदर्य रहता है कि वो मन को आह्लादित करता है, मन को वितृष्णा से भरता नहीं है। जो रीतकालीन कवियों में सौंदर्य वर्णन जो नारी का हुआ है, उसके विपरीत यहाँ पर आपके मन में वितृष्णा नहीं जगती है या कामुकता नहीं उत्पन्न होती है और आपका मन आह्लादित होता है। जैसे उन्होंने जो कविता लिखी थी, नील परिधान बीच सुकुमार, नील परिधान बीच सुकुमार, मृदुल खुल रहा अधकुलांग, नील परिधान बीच सुकुमार, मृदुल खुल रहा अधकुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। खुल रहा अधकुलांग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। तो ये स्पष्ट रूप से जयशंकर प्रसाद ने कितनी अच्छे तरीके से इसमें, यही नहीं, इन्होंने लगभग सभी विधाओं में, जो कामायनी महाकाव्य है इनका, ये मन के आंतरिक भावों को इन्होंने इतने अच्छे से, इतनी प्रतीकात्मक रूप से उकेरा है कि इस महाकाव्य को पढ़ने के बाद मन के सारे भाव आपके समक्ष स्पष्ट रूप से आते दिख जाते हैं। अगला अगर हम देखें सुमित्रा नंदन पंत को, तो इनका अगर इन्हें सौंदर्य यहाँ देखते हैं आप, मनुष्य का सौंदर्य यहाँ देखते हैं, प्रकृति का सौंदर्य यहाँ देखिए।
जैसे इनका एक काव्य है, कौन सा, छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। छोड़ द्रुमों की मृत छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में उलझा दूं लोचन। यानी प्रकृति से इतना प्रेम इन्हें है कि इन्हें कोई भी सौंदर्य, दुनिया का कोई भी सौंदर्य इन्हें आकर्षित नहीं करता है। तो ऐसे ये प्रकृति प्रेमी थे। इनको प्रकृति का कुशल चितेरा क्वेश्चन ही आता है कि सिद्ध करिए सुमित्रानंदन पंत जी प्रकृति के कुशल चितेरे हैं। तो ये स्पष्ट रूप से ये पहली लाइनें आपकी हो सकती है कि छोड़ द्रुमों की मृत छाया, में लिख देता हूँ, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। स्पष्ट है कि ये प्रकृति से कितना प्रेम करते हैं, यहाँ स्पष्ट हो जाता है। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जीवन का दुख है, तो यहाँ देखिए महादेव वर्मा को, जैसे जीवन का सौंदर्य है तो प्रसाद को देखिए, प्रकृति का सौंदर्य देखना हो तो पंत को देखिए, और जीवन का संघर्ष देखना हो तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को देखिए। इस तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कुछ कविताएं, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। क्या है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। या शक्ति की करो मौलिक कल्पना, क्या करो, उनकी जो राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है, ये उसमें देखिए, शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्ध हो रघुनंदन। अतः ये हम देखते हैं कि शक्ति की जो मौलिक कल्पना है, या शक्ति को अपने अंदर जागृत करने की कल्पना है, या उस समय जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था, उस समय लोग जो एक तरह से जीवन से हार मान रहे थे या स्वतंत्रता की आशा छोड़ रहे थे, उनके लिए ये एक तरह से वो था, मोटिवेशन था, प्रेरणा थी। वो इन्होंने यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा, यहाँ आपको जयशंकर प्रसाद जी में मिलेगा, यहाँ मिलेगा शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, हर जगह आपको ये स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। तो इस तरह से देखते हैं कि खड़ी बोली हिंदी अब लालित्य, कल्पनात्मकता, कल्पना, भावनात्मकता, सौंदर्य, नारी सौंदर्य, प्रकृति सौंदर्य, सारे गुणों से ओतप्रोत होकर के ब्रज भाषा से कहीं आगे निकल जाती है। ब्रज भाषा में इतने अभिव्यक्ति के गुण नहीं थे जितने यहाँ पर। वहाँ पर वात्सल्य और श्रृंगार, वात्सल्य, प्रेम, तीन का लालित्य वहाँ मिलता है, लेकिन यहाँ पर आपको हर क्षेत्र का श्रृंगारिक, हर क्षेत्र का सौंदर्य यहाँ खड़ी बोली व्यक्त करने में सक्षम, अपने अभिव्यक्त करने में सक्षम हुई है। अब आते हैं प्रगतिवाद में। क्या यहीं तक सीमित है, या लालित्य व्यक्त करना ही खड़ी बोली का काम है, या किसी भाषा का काम केवल लालित्य व्यक्त करना, सौंदर्य गुण उत्पन्न करना, या पाठक का मनोरंजन ही करना है? केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। तो क्या उपदेश और मनोरंजन ही उसका कर्म है? नहीं, जीवन के यथार्थ को उसी रूप में, जिस रूप में हम झेल रहे हैं, समाज झेल रहा है, समाज के लोग झेल रहे हैं, गरीब झेल रहा है, उस रूप में एक तरह से कह सकते हैं कठोर सत्य, कठोर यथार्थ के रूप में व्यक्त करना भी खड़ी बोली का कार्य है। और ये कार्य प्रगतिवादी कवियों ने किया, और खड़ी बोली इसमें बहुत ही उचित तरीके से अपने आप को सक्षम बना पाई, और उसने उचित तरीके से कवियों के अनुरूप उनके भावों को व्यक्त किया। उसमें जो प्रमुख अगर हम नाम लें तो उसमें सबसे बड़ा नाम जो आता है वह नागार्जुन का। उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है, और उनकी कविताओं में जो विद्रोह दिखता है वो किसी अन्य की कविताओं में नहीं दिखाई पड़ता है। प्रगतिवाद में कठोर यथार्थवाद यहाँ होता है, कठोर यथार्थवाद। हिंदी खड़ी बोली यहाँ पर कठोर यथार्थवाद को किस तरह से
व्यक्त करती है, ये हम देख सकते हैं। कठोर यथार्थवाद वादी रचनाएं कैसे व्यक्त करती है, जैसे हम एक कविता पढ़ते हैं इनकी। जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। जनता मुझसे पूछ रही है क्यों हकलाऊं, जन कभी हूँ मैं साफ कहूँगा क्यों हकलाऊं। यानी इसके बाद, इसके अलावा बहुत सारी इनकी कविताएं हैं, जैसे जनगण मन अधिनायक जय है, प्रजा विचित्र तुम्हारी है, भूख भूख चिल्लाने वाली अशुभ अमंगलकारी है। जमींदार है साहूकार हैं, जमींदार हैं साहूकार हैं, बनिया है व्यापारी है, और अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी है। मतलब किसी को इन्होंने नहीं छोड़ा है, और एकदम से दौड़ा दौड़ा के मारा है, गला काट काट के, पैर काट के, हाथ काट के, किसी को छोड़ा नहीं। इतनी बुरी तरह से विभत्स क्षत विक्षत किया है। यही सुन लीजिए, जमींदार है साहूकार है, बनिया है व्यापारी हैं, अंदर अंदर विकट कसाई बाहर खद्दरधारी हैं। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिला कूप, बाल न बाका का कर सकी शासन की बंदूक। सोच लीजिए कि कितना विभत्स चित्र इन्होंने खींचा है इसका। इसके बाद एक कविता और देख लीजिए। माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम मर भुक्खों से क्या होगा शरण गहो श्रीमानों का। माल मिलेगा रेत सको यदि गला मजूर किसानों का, हम मर भुक्खों से क्या होगा शरण गहो श्रीमानों का। तो इस तरह से इनकी कविताएं कठोर यथार्थवादी रचनाएं हैं, जो स्वतंत्रता के बाद है, स्वतंत्रता के जस्ट पहले की जो यथार्थवादी रचनाएं, यथार्थवाद, भारत का यथार्थवाद प्रस्तुत करती हैं। गरीबों को चूसने वाले जो पैरासाइट ढेर सारे स्वतंत्रता के आंदोलन के बाद या प्राप्त होने की आशा में उग आए थे, उन पैरासाइट को किस तरह से व्यक्त करते हैं, उन परजीवियों को जो जनता का, मजदूरों का, किसानों का खून चूसते हैं, उनको किस तरह व्यक्त करते हैं, ये इनकी कविताओं में साफ साफ दिखाई पड़ता है। इसके बाद अलावा और सारी कविताएं हैं, जैसे इनकी कविता है, केदारनाथ अग्रवाल की एक कविता है। मैंने उसको लोहा देखा जब, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहे जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा, यानी मजदूर और मेहनतकश किस हद तक मेहनत कर रहा था, उसको इस कविता में स्पष्ट रूप से हम देख सकते हैं। अब इसके बाद हम आता है प्रयोगवाद। यहाँ पर कठोर यथार्थवादी रचनाओं के कारण लालित्य गायब हो जाता है, लालित्य गायब हो जाता है, और जो कल्पनाशीलता है वो भी गायब हो जाती है। कल्पनाशीलता गायब हो जाती है प्रगतिवाद में, ये भी गायब होती है, ये भी गायब होती है। लेकिन प्रयोगवाद में पुनः जो है यथार्थ और कल्पना, यथार्थ और कल्पना का प्रवेश फिर होता है, और यहाँ पर वैयक्तिकता, इनमें वैयक्तिकता अधिक आती है। वैयक्तिकता प्लस कह सकते हैं साहित्य का ज्ञान, साहित्य का ज्ञान यहाँ पर कवियों को प्रोत्साहित करता है। यथार्थ कल्पना जो यहाँ से छायावाद है, जो कवि की कल्पना थी वो यहाँ चली गई थी, वो यहाँ पर दोनों को मिक्स होकर के छायावाद और प्रगतिवाद का जो इनका संश्लेषण होता है और प्रयोगवाद में वो दिखाई पड़ता है। यहाँ पर अज्ञेय जैसे कवि होते हैं, वो उनकी कविताएं जो है थोड़ी सी प्रतीकात्मक भी होती हैं, कहीं कहीं सीधी भी होती हैं। जैसे ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के हो गए हैं कूच। ये अज्ञेय हैं इसके, अगर हम माने हीरानंद बादशाह अज्ञेय, सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञेय, तो ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। अगर इस तरह की कल्पनाएँ आती हैं कि कुछ समझ में आती हैं, कुछ सीधी आती हैं, और एक मिक्सअप तरह की, या इन दोनों छायावाद और प्रगतिवाद का एक मिक्सअप कह सकते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ता है। लेकिन नई कविता में पुनः एक नए कलेवर में और बिंब यहाँ प्रधान हो जाता है, बिंब प्रधान हो जाता है। बिंब प्रधान कविताएं इस समय दिखाई पड़ती हैं। इसमें जो है, इसमें जीवन का ये बिंब जो है, बिंब के द्वारा, प्रतीकों के द्वारा ये जीवन की विसंगति का बोध कराते हैं यहाँ के कवि। जैसे एक कविता देख लीजिए, इनकी सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है, इसकी सर्वेश्वर दयाल, सर्वेश्वर दयाल, यहाँ मिटा दे, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की कविता मैं यहाँ लिख देता हूँ।
कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, कैसी विचित्र है यह जिंदगी जिसे मैं जीता हूँ, एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता हूँ। एक सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है, सड़ा कपड़ा जो फटता जाता है ज्यों ज्यों सीता हूँ। ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कविता है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इस कविता को देख करके स्पष्ट होगा कि बिंब का कितना प्रधान रोल है इसमें। बिंबात्मक कविताएं नई कविता में बिंब का, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ें आती हैं जो रुबाइयाँ और गज़ल का जो एक लालित्य होता था वो अभी इसमें नहीं दिखाई पड़ा था, लेकिन नई कविता में इसका भी हम दर्शन पाते हैं। उसकी एक वानगी देखिए, दुष्यंत कुमार की एक कविता है, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, मेरे सीने में ना सही, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग पर अब आग लगनी चाहिए, या हो कहीं भी आग पर अब आग जलनी चाहिए। ये कविता दुष्यंत कुमार की है। स्पष्ट रूप से ये बताती है कि जो लालित्य इसमें दिखाई देता है, गज़लों में, रुबाइयों में दिखाई देता है, वो यहाँ पर भी था। ये किसकी है? दुष्यंत कुमार की एक कविता है। हो कहीं भी, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो ये स्पष्ट रूप से हमें दिखाता है कि खड़ी बोली अपने सभी रूपों को, काव्य के सभी रूपों को अब तक ओढ़ चुकी थी, अब तक अभिव्यक्त कर चुकी थी, और अभिव्यक्त करने में कहीं भी कमी नहीं थी। यहाँ हम देखते हैं कि अयोध्या प्रसाद उपाध्याय हरिऔध जो कविताएं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जो महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार थे, प्रिय प्रवास जिन्होंने लिखा था, जो इन्होंने उसकी भूमिका में लिखा था कि अगर इसमें लालित्य नहीं आ पाया है तो खड़ी बोली का नहीं मेरा दोष है, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने कितनी बड़ी बात कही थी, कितनी अच्छी भविष्यवाणी की थी उन्होंने, कि खड़ी बोली ने आगे के समय में द्विवेदी युग के बाद काव्य के हर रूप को, जीवन के हर रंग को, समाज के हर ढंग को व्यक्त किया है। इसके बाद अगर हम समकालीन काव्य में देखें तो समकालीन काव्य में आज भी काव्य कविता जो है हिंदी के जीवन के हर यथार्थ को व्यक्त कर रही है। जैसे एक कविता है इनकी, निर्मला पुत्तलू की है, खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत, खुले खुले बदन पर साबुन का झाग हो गई है औरत, पान पराग हो गई है औरत। अब हिंदी खड़ी बोली को किसी भी भाषा या किसी भी विश्व की किसी भी भाषा से अधिक उन्नत रूप से अब खड़ी बोली जीवन को अभिव्यक्त कर रही है, समाज को अभिव्यक्त कर रही है, देश को अभिव्यक्त कर रही है, लोगों को अभिव्यक्त कर रही है, भावों को अभिव्यक्त कर रही है, कल्पना को अभिव्यक्त कर रही है। इस तरह से हिंदी खड़ी बोली जो ब्रज भाषा के बाद जो आई है उसके उत्तराधिकार के रूप में बहुत ही अच्छे उत्तराधिकारी या सच्चे उत्तराधिकारी और उससे 2 कदम आगे सिद्ध हुई है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।